कहानी की शुरुआत में हम कुछ कुंग फू योद्धाओं को देखते हैं जो पंछियों की तरह आसमान में उड़ते हुए लड़ रहे होते हैं। इन्हीं में एक लड़का था जिसका नाम ली था, जो अपनी प्रेमिका लीसा की ओर उड़ते हुए बेहद आनंद महसूस कर रहा था। लेकिन यह सब केवल उसका सपना था। अचानक ही ली की नींद खुल गई और उसका यह खूबसूरत सपना टूट गया। असल में वह खुद को एक महान कुंग फू मास्टर के रूप में सिर्फ कल्पना ही कर सकता था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि पूरे क्लान में वही सबसे कमजोर था। तभी उसे याद आया कि पूरे क्लान के दोपहर के भोजन का समय हो चुका है और हमेशा की तरह आज भी खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी की थी। 10 साल पहले किंगयांग स्कूल, जो कि कुंग फू की दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान था, ने ली को अपने यहाँ दाखिला दिया था। ली ने पूरी कोशिश की कि वह मेहनत करके एक महान योद्धा बने और सबसे आगे निकल जाए। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह बाकी छात्रों के मुकाबले हमेशा कमजोर ही रहा। हाँ, अगर किसी चीज में वह माहिर था तो वह था खाना बनाना। कुंग फू से कहीं ज्यादा उसके हाथ रसोई में चलते थे। इसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने मास्टर और साथी छात्रों के लिए भोजन तैयार करने लगा। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, उसने सबको खाने के लिए बुला लिया। खाना मेज पर पहुंचते ही उसके साथी छात्र शोर मचाते हुए उस पर टूट पड़े। मजाक मस्ती में वे आपस में लड़ने भी लगे। उन छात्रों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनमें से एक ने पूरे खाने को हवा में ही रोक दिया। कुछ ही पलों बाद मास्टर की पत्नी सोरो वहाँ पहुँची। उसने एक ही बार में उस छात्र पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जैसे ही मास्टर ने वहाँ प्रवेश किया, सारे छात्र तुरंत अनुशासन में आ गए और शांत होकर अपनी जगह बैठ गए। अब छात्रों को सिर्फ साधारण चावल खाने पड़े, क्योंकि ली द्वारा बनाया गया खास भोजन तो वे पहले ही बर्बाद कर चुके थे। तभी मास्टर ने ली से पूछा, खाना तो ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली खुशी खुशी बोला कि वह जल्द ही पहला लेवल पार करने वाला है। यह सुनते ही उसके साथी छात्रों ने ताली बजाकर उसकी झूठी तारीफ शुरू कर दी। लेकिन मास्टर को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने ली को सामने बुलाया और उसके शरीर की ऊर्जा को परखने का फैसला किया। इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद ली कुछ ही पलों में दबाव सहन नहीं कर पाया और झुकने लगा। यह देखकर मास्टर की बेटी लीसा पीछे से उसे संभालने आ गई। लेकिन मास्टर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे थे। तभी बाकी छात्र चुपचाप अपनी अपनी ऊर्जा ली को देने लगे, ताकि वह मास्टर के इस कठिन परीक्षण में टिक सके। लेकिन मास्टर उनकी यह चाल समझ गए और एक ही झटके में उन्होंने सभी छात्रों को हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि ली पहला लेवल क्लियर करने में असफल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा चोरी छिपे ली की ट्रेनिंग में मदद करने लगती है। दोनों को यह सब छुप कर करना पड़ता था, क्योंकि किंगयांग स्कूल में किसी दूसरे मास्टर से सीखना सख्त मना था। इस नियम को तोड़ने पर या तो स्कूल से निकाल दिया जाता था या फिर 10 साल तक दीवार की ओर मुंह करके ध्यान साधना पड़ता था। खैर, इस बार ली सच में लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करने के करीब था। तभी अचानक उसके गले में पहने लॉकेट से तेज रोशनी निकलने लगी और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। लीसा ने महसूस किया कि मानो ली के शरीर के अंदर दो अलग अलग शक्तियाँ आपस में टकरा रही हों। लेकिन दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ली ने बताया कि 10 साल पहले डेमन किंग ने उसके माता पिता को मार डाला था। उस हमले में उसका पूरा गांव तबाह हो गया था। यह सुनकर लीसा ने सोचा कि अगर वह उसे उसी जगह ले जाए तो शायद उसका मन हल्का हो सके। असल में बिना अनुमति के स्कूल छोड़कर बाहर जाना मना था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। जल्द ही वे उस उजड़े हुए सुनसान गाँव में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही ली को उस भयानक दिन की याद आ गई जब उसका पूरा गाँव नष्ट हो गया था। उस दिन ली और उसका दोस्त जेन यू घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पूरा गांव बिजली और तेज रोशनी से घिरा हुआ है। अचानक उनके सामने एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया, जो गांव के सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रहा था। ली और जेन यू उस भयंकर लड़ाई के बीच फंस गए और बेहोश हो गए। जब ली को होश आया तो लड़ाई अब भी जारी थी, लेकिन अब वह नकाबपोश आदमी धीरे धीरे हारता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उस नकाबपोश आदमी की नजर ली पर पड़ गई, जो वहाँ खड़ा यह सब देख रहा था। उसने तुरंत ली पर हमला किया और चुपके से उसके कपड़ों में एक जहरीला कीड़ा छिपा दिया। जैसे ही गांव का वह शक्तिशाली योद्धा ली को बचाने के लिए आगे आया, ली को पकड़ते ही उस कीड़े ने उस योद्धा को काट लिया। हालांकि उस कीड़े का जहर भी उस महान मास्टर को मार नहीं सका, बल्कि मास्टर ने पूरी ताकत से उस नकाबपोश आदमी को पीटकर वहां से भगा दिया। एक जोरदार धमाके के बाद जब ली और जेन्यू गांव में लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां मौजूद हर इंसान मर चुका था। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद ली के मास्टर अपनी बेटी लीसा के साथ वहां पहुंचे और ली को अपने साथ ले गए। इसी दौरान किंगयांग स्कूल में सभी मास्टर इकट्ठा होकर एक गुप्त बैठक कर रहे थे। हर 60 साल में सभी मास्टर अपने अपने छात्रों के बीच एक बड़ा मुकाबला आयोजित करते थे। इसका उद्देश्य यह तय करना होता था कि कौन सा मास्टर सबसे शक्तिशाली योद्धा तैयार कर सकता है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले मास्टर को महासेना नायक की उपाधि दी जाती थी। किंगयांग स्कूल के नीचे एक पुराना और खतरनाक दुश्मन बसा हुआ था और एक मास्टर को यह आभास होने लगा था कि डेमन्स अपनी संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी कारण यह टूर्नामेंट
सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि एक खास ट्रेनिंग भी था, ताकि सभी छात्र दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ छात्र लड़के छिपकर शाओजो क्लान की छात्रों को देख रहे थे। यह क्लान आमतौर पर लड़कियों का ही होता था। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और ताकतवर लड़कियाँ मौजूद थीं, तो लड़कों का उत्साहित होना तो लाजमी था। लेकिन सभी की नजर लड़कियों में सबसे शक्तिशाली झुकी पर टिक गई। जैसे ही झुकी सामने आई, सभी लड़के एक दूसरे पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगे। इसी धक्का मुक्की में ली अपनी छिपने की जगह से फिसलकर बाहर गिर पड़ा। इसके बाद सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया और देखते ही देखते उसकी हालत खराब कर दी। बाकी लड़के तो किसी तरह वहाँ से भाग निकले, लेकिन बेचारे ली को झुकी ने चट्टान से लटका दिया। उसने ली को रस्सी से बांधकर कई फीट ऊपर से नीचे झुलाया और आखिर में सजा के तौर पर उसके शरीर में ढेर सारे खुजली वाले कीड़े डाल दिए। ये कीड़े बेहद छोटे थे और उन्हें निकालना लगभग नामुमकिन था। ली के दोस्तों ने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे नाकाम रहे। तब उन्होंने सोचा कि ली को एक गर्म बर्तन में बंद कर दिया जाए ताकि कीड़े खुद ही बाहर आ जाएं। किस्मत से ठीक समय पर लीसा वहाँ पहुँच गई और उसने ली की जान बचा ली। उसने ली को बर्तन से बाहर निकाला और खुद ही उसका इलाज करने लगी। ली तो पहले से ही मन उसे पसंद करता था और लीसा की इस परवाह को देखकर उसका प्यार और भी गहरा हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह जी जान से मेहनत करेगा, खुद को शक्तिशाली बनाएगा और फिर एक दिन अपने प्यार का इजहार करेगा। अगली सुबह ली एक झील के पास पहुंचा, जहां वह वहां मौजूद ड्रैगन से सलाह लेने गया। वह ड्रैगन के लिए खाना भी लाया था और उससे पूछ रहा था कि आखिर वह लीसा से अपने दिल की बात कैसे कहे। अब टूर्नामेंट में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इसी बीच लीसा चुपके से अपने पिता की कुछ गुप्त स्क्रॉल्स चुरा लाई। उसने ये स्क्रॉल्स ली को दे दिए ताकि वह जल्दी से और ज्यादा ताकतवर बन सके। ली ने तुरंत कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वह ट्रेनिंग का पहला लेवल पार करने वाला था, दो अलग अलग मास्टर्स की आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। साथ ही उसके गले में पहना वह ताबीज गर्म होकर उसे असहनीय दर्द देने लगा। ये नेकलेस उसे 10 साल पहले मिला था, उसी दिन जब उस जहरीले कीड़े ने उस बुजुर्ग मास्टर को काटा था। मरने से पहले उस मास्टर ने अपना पूरा ज्ञान ली को सौंप दिया था और यह भी चेतावनी दी थी कि इस हार से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लेना। लेकिन ली अब तक ऐसा नहीं कर पाया था। अब उसे शक होने लगा कि कहीं यही लॉकेट उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने से रोक तो नहीं रहा। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस लॉकेट को फेंक देगा। वह सबसे ऊंची चट्टान पर पहुंचा और लॉकेट को फेंकने ही वाला था, तभी एक बंदर वहां आ गया और उसे छीनने की कोशिश करने लगा। ली घबराकर वहां से भागा, लेकिन बंदर उसका पीछा करता रहा और उस पर पत्थर फेंकता रहा। आखिरकार ली फिसलकर नदी में गिर पड़ा। वह ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थरों का बोझ उसे और गहराई में खींचता चला गया। नीचे झील की गहराइयों में कुछ रहस्यमयी हल्की हल्की चमकती रोशनियां दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर जाने से पहले पत्थर ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और ली को वापस ऊपर की ओर खींच लाया। इसी बीच उस बंदर ने लॉकेट चुराने के लिए ली के हाथ पर काट लिया। दर्द से तिलमिलाकर ली ने उसे जोर से दूर धकेल दिया। जैसे ही ली का खून उस लॉकेट पर गिरा, झील के नीचे से एक छड़ी बाहर निकल आई। पूरा आसमान अंधेरे से ढक गया और वह छड़ी हवा में तैरने लगी। उसी पर ली के गले में पहना लॉकेट अचानक फिर से बेहद गर्म होने लगा। कुछ ही पलों में वह जाकर पूरी तरह उस छड़ी के साथ जुड़ गया, मानो दोनों शुरू से ही एक ही हो। आसमान में यह दृश्य देखकर सभी सातों मास्टर हैरान रह गए। वे समझ गए थे कि इस ब्लड सैकिंग पर्ल नाम का खतरनाक हथियार एक बार फिर जाग चुका है। यह ब्लड सैकिंग पर्ल असल में डेमन किंग का हथियार था, जिसे उससे छीन कर कहीं बंद कर दिया गया था और तभी से डेमन किंग इसे लगातार ढूंढ रहा था। अब जब यह छड़ी दोबारा प्रकट हो चुकी थी, तो संभव था कि वह खुद धरती पर आकर इसे पाने की कोशिश करे। इसके बाद वह छड़ी अचानक उड़कर ली के पास आ गई। ली ने बंदर की जान बचाई और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी नकाब पहने एक औरत वहाँ आ पहुँची और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को ज्यादा लड़ना आता नहीं था, लेकिन वह किसी तरह उस औरत को संभालता रहा। तभी झुकी और लीसा वहाँ पहुँच गई और उस अजनबी औरत को भगा दिया। कुछ देर बाद जब ली लीसा को सारी बात समझा रहा था, तो उसने देखा कि उसके हाथ पर बाना काटने का निशान अब गायब हो चुका था। उसी रात वह अजनबी औरत एक बार फिर ली के कमरे में छड़ी चुराने आ गई। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब वह छड़ी लेकर जाने लगी। अब न जाने कैसे वह छड़ी अपने नए मालिक से चिपक चुकी थी। यह देखकर उस औरत ने सोचा कि ली को मारकर ही छड़ी हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस औरत को बेहोश कर दिया। अगली सुबह ली उसे अपने बिस्तर पर देखकर घबरा गया। वह पूरी तरह उलझन में था, लेकिन उस औरत ने कहा, तुमने कल रात मेरे साथ सब कुछ
कुछ कर लिया है, अब कम से कम यह छड़ी तो मुझे दे दो। ली उसकी बातों में आकर छड़ी देने ही वाला था, लेकिन हर बार वह छड़ी वापस उसी के पास लौट आती। आखिरकार परेशान होकर वह औरत बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जल्द ही हमें पता चला कि वह छड़ी ली से बात भी कर सकती थी। अगले दिन दूसरे मास्टर्स के छात्र भी स्कूल में पहुँच गए। अब टूर्नामेंट बहुत जल्द शुरू होने वाला था। उन्हीं में से एक ली का पुराना दोस्त था जो दूसरे मास्टर के पास ट्रेनिंग लेकर अब एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। जब उसे पता चला कि 10 साल बाद भी ली पहला पड़ाव तक पार नहीं कर पाया तो वह हंसते हुए बोला, भाई तेरा मास्टर ही बेकार होगा, उसने तुझे ठीक से सिखाया ही नहीं। एक दिन ली अपने किसी काम में व्यस्त था कि उसने याओ को फूलों के खेत में देखा। ली ने चिल्लाकर कहा, फूल मत तोड़ो, उन्हें दर्द होगा। तभी अचानक कई घुड़सवार योद्धा वहाँ आ पहुँचे। उस लड़की ने ली को नीचे गिरा दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। जब वह नहीं रुका तो उसने उसे चूम लिया। घुड़सवारों के चले जाने के बाद याओ आसपास उस छड़ी को ढूंढने लगी। ली ने कहा, मैं तो उसे घर छोड़ आया हूँ। यह सुनते ही उसने ली को जोर का छांटा मारा और वहाँ से चली गई। लेकिन वह छड़ी खुद ही ली को बचाने के लिए उसके पास आ खड़ी हुई थी। बाद में जब ली अपना काम निपटाकर स्कूल लौटा तो उसने लीसा को एक दूसरे छात्र के साथ हंसी मजाक करते देखा। लीसा यह नहीं जानती थी कि ली उससे प्यार करता है, इसलिए वह अनजाने में उसी के सामने अपने प्रेमी की बातें करती रहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, वह वैसा करता है, वह ये करता है, वह वो करता है। ली चुपचाप उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट रहा था। अपने गुस्से को निकालने के लिए वह पास की एक चट्टान पर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी आवाज सुन ली। शर्म के मारे वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तभी याओ की उससे मुलाकात हो गई। दोनों पास ही एक गुफा में छिप गए, जहाँ ली ने उस लड़की से कई सवाल पूछे। याओ अपने मास्टर से छिप रही थी क्योंकि उसने एक सख्त नियम तोड़ दिया था। बातों के दौरान वह कई बार छड़ी छीनने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार नाकाम रही। गुस्से में आकर उसने अपना हथियार निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, छड़ी ने खतरा महसूस किया और उसे बेहोश कर दिया। ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह उसके साथ नरमी से पेश आया। कुछ देर बाद वह खाने की तलाश में बाहर गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि वह लड़की कुछ पका रही थी। पहले तो ली को लगा कि कहीं उसने उसका बंदर ही तो नहीं पका दिया, लेकिन असल में वह एक जला हुआ खरगोश था। इसके बाद ली ने एक और खरगोश को छड़ी की मदद से पकाया। लड़की ने उसका स्वाद चखा और बोली कि उसे अपनी माँ के हाथ के बने मांस की याद आ गई। ली के मन में ज्यादा चालाकी नहीं थी। यह देखकर लड़की ने अपनी माँ की मौत की कहानी बताई और यह इच्छा जताई कि वह ऐसी जगह रहना चाहती है जहाँ कोई उन्हें ढूंढ न सके। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। हर मास्टर के साथ उसके चुने हुए छात्र मौजूद थे। अब सभी को आपस में लड़कर यह तय करना था कि असली नंबर 1 कौन है। इस टूर्नामेंट में कुल 49 छात्र थे, इसलिए यह नियम बनाया गया कि जिसके हाथ नंबर 1 वाली गेंद आएगी वह सीधे अगले चरण में पहुंच जाएगा। जैसे ही गेंदों को हवा में उछाला गया, सभी छात्र उड़ उड़कर उन्हें पकड़ने लगे। एक मास्टर ने गौर किया कि ली ही एकमात्र छात्र था जो उड़ा ही नहीं। सब लोग उस पर हंसने लगे क्योंकि कुंग फू में वह कभी इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचा ही नहीं था। इससे पहले कि ली जमीन पर पड़ी गेंद उठाता, झुकी ने चुपचाप गेंदों को बदल दिया। इस तरह ली के हाथ नंबर 1 वाली गेंद आ गई। ली कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। जब उसने झुकी को धन्यवाद दिया तो झुकी बोली, मैं यहाँ लड़ने आई हूँ, बिना लड़े आगे बढ़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह मैंने अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। टूर्नामेंट शुरू हुआ और कई छात्र पहले ही दौर में बाहर हो गए। शाम के समय हम देखते हैं कि झुकी अब भी ट्रेनिंग कर रही थी। वह बेहद थकी हुई थी और अब तो बीमार भी लग रही थी। उसके मास्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन झुकी ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वह किसी भी हालत में जीतना चाहती है क्योंकि उसका मास्टर कमजोर हो रहा था और उसे डर था कि दूसरे मास्टर उसे कमजोर समझेंगे। अगले राउंड्स में झुकी ने अपने विरोधियों को बिना तलवार चलाए ही हरा दिया। यह देखकर अब बाकी सभी छात्र घबराने लगे थे। अब ली की बारी आई। उसके दोस्त भी उसे देखने पहुँचे थे। सबने उसे हल्के में लिया, लेकिन ली ने बहुत ही आसानी से अपने विरोधियों को हरा दिया। लड़ाई के दौरान उसकी आंखों में थोड़ी धूल चली गई और उसी क्षण छड़ी ने अपने आप उसके विरोधी को हरा दिया। जब ली खाने के लिए पहुंचा तो सबके चेहरे उदास थे, लेकिन तभी ली ने कहा, मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। अगले राउंड में ली का सामना उसके बचपन के दोस्त जंगयू से था। जंगयू को लगता था कि ली उससे कहीं ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसने ली को पहले वार करने का मौका दिया, लेकिन छड़ी ने जोरदार हमला किया और जंगयू हार गया। गुस्से में जंगयू चिल्लाया, तूने अपनी ताकत छिपाकर मुझे धोखा दिया है, ये तूने ठीक नहीं किया। वह इतना गुस्से में था कि ली से दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला गया। रात के समय ली का बंदर उसे महिला योद्धाओं के क्षेत्र में ले गया। वहाँ झुकी नदी के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। ली ने उसे उठाया और देखा कि वह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ली ने उससे कहा कि वह टूर्नामेंट छोड़ दे, लेकिन झुकी ने साफ कहा कि वह किसी भी हालत में यह टूर्नामेंट जीत कर ही रहेगी। अगले
अगले दिन सभी छात्र और उनके मास्टर ली और झुकी के फाइनल मुकाबले के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन आज ली के पास उसकी छड़ी नहीं थी, क्योंकि कल जंगयू के गुस्से के बाद उसे बहुत बुरा लगा था और उसने छड़ी फेंक दी थी। छड़ी के बिना ली शुरुआत में ही काफी जख्मी हो गया, लेकिन जब झुकी ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो ली ने मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि अब तक सब लोग उसे हमेशा एक नाकाम और बेकार इंसान ही समझते आए थे। टूर्नामेंट को खत्म करने के इरादे से झुकी ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन तभी अचानक वह छड़ी लौट आई, क्योंकि वह अपने मालिक को मरते हुए देख नहीं सकती थी। छड़ी के लौटते ही ली के शरीर के सारे जख्म पल भर में भर गए। इसके बाद छड़ी ने एक के बाद एक झुकी पर जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन जब ली ने देखा कि झुकी की नाक से खून बह रहा है तो उसने छड़ी को रोक दिया। इसी लड़ाई के बीच डेमोनिक क्लान वहां आ पहुंचा। कई छात्र एक बच्चे की चीख सुनकर जंगल की ओर भागे, लेकिन वह सब डेमंस द्वारा बिछाया गया एक भयानक जाल था। एक पपेट मास्टर ने उन छात्रों को अपने काबू में कर लिया और उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। अब जमीन के नीचे से कई राक्षस निकल आए और छात्रों को मारने लगे, ताकि डेमन किंग के स्कूल में आने का रास्ता साफ हो जाए। इधर सभी सातों मास्टर ली की छड़ी को पहचान चुके थे। वे समझ गए थे कि यही डेमन किंग का खास हथियार ब्लड सैकिंग पर्ल है। छड़ी को छीन लिया गया और ली को कैद कर दिया गया। मास्टर्स को शक था कि ली ने किसी काले जादू की ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसके मास्टर ने कहा यह लड़का तो 10 साल से स्कूल से बाहर ही नहीं गया। तभी एक छात्र भागता हुआ वहाँ आया और जंगल में हुए हादसे की खबर दी। अब सबको समझ आ गया कि ली ने कोई गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि वह तो कैद में था। फिर भी उन्होंने ली और छड़ी को बंद ही रखा और खुद जांच के लिए निकल पड़े। मौका देखकर याओ वहाँ पहुँची और ली को छुड़ाने लगी, लेकिन ली भागने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि अगर वह भागा तो सारा दोष उसी पर आ जाएगा। आखिरकार याओ को उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाना पड़ा। छड़ी ली की रक्षा के लिए सामने आ गई। तब याओ ने छड़ी को समझाया कि वह ली के मास्टर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही, बल्कि उसे बचाने आई है। इसके बाद छड़ी भी याओ की मदद करने लगी, लेकिन याओ झूठ बोल रही थी। वह ली को अपने पिता के पास ले गई, जो कि एक डेमन मास्टर था। डेमन मास्टर ने ली को देखते ही हमला कर दिया, लेकिन याओ बीच में आ गई और अपने पिता से भिड़ गई। वह चाहती थी कि उसका पिता ली को सिखाए, न कि उसे मार डाले। उसने ली को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पिता की ताकत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब ली अकेला था। उसने पूरी तरह अपनी छड़ी पर भरोसा कर लिया। वह तब तक डेमन मास्टर का सामना करता रहा जब तक सातों मास्टर वहाँ नहीं पहुँच गए। डेमन मास्टर बेहद शक्तिशाली था। उसे रोकने के लिए सातों मास्टरों ने अपनी शक्तियाँ जोड़कर हमला किया। अपने मास्टरों की शक्ति देखकर ली हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने वही बिजली वाला हमला किया था जिसने कभी उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया था। अब ली समझ गया कि इन्हीं मास्टरों में से किसी एक ने उसके गांव को नष्ट किया था, लेकिन यह समय पक्ष बदलने का नहीं था। अपने मास्टरों को मुसीबत में देखकर ली ने उनकी मदद की। इसी दौरान उसका शरीर अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा खींचने लगा, और कब वह एक नए ही स्तर पर पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। डेमन मास्टर तुरंत समझ गया कि ली कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके शरीर में 3 अलग अलग तरह की कुंग-फू शक्तियाँ मौजूद थीं। उसने चेतावनी दी कि ली की ताकत एक दिन इस पूरे स्कूल की बर्बादी का कारण बनेगी। यह कहकर वह अचानक वहाँ से गायब हो गया। मास्टर्स घबरा गए और उन्होंने तय किया कि ली को मारना होगा। अपने ही मास्टरों को खुद पर हमला करते देख ली को धोखे का एहसास हुआ। अब वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि चाहे तो सभी को नष्ट कर सकता था। वह अपने मास्टर पर जानलेवा वार करने ही वाला था कि तभी लीसा बीच में आ गई। अपने पिता को बचाने के चक्कर में लीसा खुद बुरी तरह घायल हो गई। लीसा बहुत ज्यादा जख्मी थी, फिर भी उसने कांपते हाथ बढ़ाकर ली से खुद को पहचानने को कहा। ली तो होश में आ गया, लेकिन बेचारी लीसा अपनी जान गंवा चुकी थी। इसी मौके पर झुकी की मास्टर ने उसे ली को मारने का आदेश दिया। झुकी हिचकिचाई, लेकिन उसने अपने मास्टर की बात नहीं टाली। पहला हमला ली के एक साथी ने रोक लिया। दूसरा हमला उसके मास्टर ने रोका, जो ली से कहते रहे जल्दी यहाँ से निकल जाओ और फिर कभी लौटकर मत आना। तीसरी बार हमला करने के लिए जब झुकी आगे बढ़ी तो उसे याद आया कि ली ने कभी उसकी जान बचाई थी। अपना एहसान चुकाने के लिए उसने ली को जाने दिया। ली ने घायल याओ को उठाया और वहाँ से उड़ गया, यह वादा करते हुए कि वह उसे ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ कोई भी उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा।